तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास है इंडियन पॉलिटी की महा मैराथन होने वाली है। लगभग 2 घंटे की आपकी एक क्लास रहेगी और इस 2 घंटे के अंदर इंडियन पॉलिटी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो सारे के सारे फ्रेंड्स आपको मैं करवा दूंगा। चाहे आपके अनुच्छेद हो, चाहे आपके प्रस्तावना वगैरह, जितनी भी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो सब कुछ कराने वाला हूँ। और एक वादा ये फ्रेंड्स मैं करता हूँ, आने वाली चाहे आपकी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम है या बैंक रेलवे, जिनके अंदर पॉलिटी पूछी जाती है, अपनी क्लास से एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट कंटेंट है और बहुत ही अच्छा मटेरियल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि जो देखेगा उसी को वो सब चीज़ें हैं वो समझ में आने वाली हैं। तो बिन देर किए मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ फ्रेंड्स। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, तो वो देखते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, तो कभी रुलाती है, लेकिन ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, खुश रहता है। ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन आपको हर परिस्थिति के अंदर अपनी मेहनत को लगातार रूप से करते हुए रहना है, मेहनत को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। लास्ट तक जुड़े रहो, इंडियन पॉलिटी के सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। और एक भी पॉइंट है वो आपको ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में उस अपनी क्लास से बाहर पूछा जाएगा। पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, कल शाम तक आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो संविधान क्या होता है? देखो, संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान, किसी भी देश का संविधान उसे कहते हैं जो सुचारू रूप से नियमों का संग्रह होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पर नियमों के बारे में हमें कुछ जानने को मिलता है वो संविधान कहलाता है। जैसे हमारा संविधान है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नियम कानून कायदे हैं जिनको हर भारतीय है वो पालन करता है, वही संविधान होता है। अब ऐसी बात नहीं है कि भैया संविधान किसी देश है उसका अपना एक संविधान होता है, उसका बनने का भी समय होता है। भारत के अंदर भी संविधान बनने की प्रक्रिया वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अब संविधान बनने से पहले कुछ एक्ट आए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था। ये एग्जाम में पूछा गया था, एक बार पटवार के एग्जाम में पूछा था और एसएससी में पूछा गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब आया था। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट है वो सन 1773 ईस्वी के अंदर आया था। इसमें क्या किया गया था कि कलकत्ता के अंदर 4 सदस्यों का एक न्यायालय स्थापित किया गया था। फिर आपका आता है इसके अंदर पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट है, ये कब आता है? तो ये सन 1784 के अंदर आता है। कब आता है? सन 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, क्योंकि दुनिया के सबसे उस समय यंग प्रधानमंत्री हैं वो बनते हैं ब्रिटेन के अंदर विलियम पिट्स है। उन्हीं के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट भेजा गया था सन 1784 में। इसमें क्या किया गया था? तो 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ मेंबर बनाया गया था, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके अंदर 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ मेंबर बनाया गया था। सन 1784 के अंदर ये भारत के अंदर आ जाता है। उसके पश्चात जिस प्रकार से देखा भैया आपने, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसी प्रकार से भारत के अंदर सन 1813 के अंदर भेजा गया था चार्टर एक्ट। देखो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का बजट पास किया गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहे चीन के साथ ट्रेडिंग करेगी, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया था। तो चार्टर एक्ट सन 1813 वाला है, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट पास किया गया था। और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाय और चीन के साथ ट्रेडिंग करेगी, वो इसके अंदर बताया गया था। इसके पश्चात भी फ्रेंड्स आपने भारत के अंदर एक्ट मुख्य रूप से आते रहते हैं। अब जो हमारा संविधान है, इसके पश्चात आपका 1858 वाला आ जाता है, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंदर आता है। उसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर आता है, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम से पहले समझने को और देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपके मानवेंद्र रॉय थे, जिन्होंने सबसे पहले सन 1934 में इसकी मांग की थी। तो ये सब चीज़ें हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे, वैसे वैसे पढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हमारा संविधान होता है, संविधान मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? देखो, संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान।
अगर हम देखें दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत देश का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान या फिर एलिक्विट संविधान पूछे तो वो किसका आ जाएगा, ब्रिटेन का आ जाएगा। कहाँ का आ जाएगा, तो ब्रिटेन का हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का और अलिखित संविधान किसका हो जाएगा, ब्रिटेन का हो जाएगा। अब देखो संविधान सभा है, संविधान सभा की मतलब मांग होने लग गई थी हमारे देश के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी, तो संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी वो की थी सन 1934 के अंदर मानवेंद्र रॉय नाम से एक व्यक्ति था, उनके द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान की औपचारिक रूप से मांग है वो 1935 के अंदर की गई थी। और मैंने कहा था कि उसे मिनी संविधान भी कहा गया था क्योंकि उसके अंदर हमारा संविधान है उसकी कुछ चीज़ें हैं वो बनकर तैयार हो गई थी और इससे फिर आगे हमारे संविधान के अंदर अपनाया भी गया था। फिर आता है अपने भारत के अंदर सन 1940 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा ही भेजा जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव को किसके द्वारा भेजा गया था। देखो अगस्त प्रस्ताव को किसके द्वारा भेजा गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था, जिसमें मतलब भारतीयों की मांग है वो सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा मानी गई थी। क्योंकि उन लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 के आसपास शुरू हुआ था, तो उस समय मतलब भारतीय सैनिकों की जरूरत थी, तब उन्होंने मतलब भारतीयों की मांगे थी उनको मानना शुरू कर दिया था। फिर मार्च 1942 के अंदर क्या होता है, फिर मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है, क्रिप्स मिशन है वो मार्च 1942 के अंदर आता है, जिसमें यह मिशन एक सदस्य मिशन था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देशी रियासतों को भारत से अलग करना था। यानी कि भाई क्रिप्स मिशन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता के अंदर सन 1942 के अंदर भारत में आता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई देशी रियासतें थी उस समय भारत के अंदर खूब देशी रियासतें थी, उनको भारत से अलग करना था, वो इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये मतलब भारत के लिए बंटवारे वाला मिशन ही हो गया, जिसके लिए मतलब यहाँ पर बहुत सारा विरोध भी हुआ था। गांधी जी ने भी इसे मानने को मना कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको मतलब गलत बताया था। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम संविधान में देखने को मिलती हैं। फिर आता आपका कैबिनेट मिशन, इसी को मतलब गांधी जी ने फिर उत्तर दिनांक की चेक भी कहा था। ये सब चीज़ें हम जो विस्तृत से हम उसके अंदर पढ़ते हैं, जो भारत का आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंदर पढ़ते तो वो सब चीज़ें उसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन है ये कब आता है, तो ये मिशन है एक मार्च 1946 के अंदर भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। इससे पहले आपका शिमला समझौता भी होता है जो लगभग 1945 के लगभग होता है। भारत में कब आया था, तो मार्च 1946 के अंदर आया था भारत के अंदर कैबिनेट मिशन। मई 1946 के अंदर इसे भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। मतलब कैबिनेट मिशन था ये भारत के अंदर मार्च 1946 में आता और मई 1946 के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। आगे देख शिमला समझौते से आप लोग कंफ्यूज मत होना। एक तो शिमला समझौता एक 1945 में होता है, जो लॉर्ड वेवेल होते हैं उस समय भारत के वायसराय होते हैं और भारतीय नेताओं के बीच में होता है और इसमें जिन्ना भी सम्मिलित होते हैं। और दूसरा जो शिमला समझौता वो 1971 में होता है, जो वार होता है उसके पश्चात इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री होती है और जो पाकिस्तान के होते हैं भुट्टो नाम से एक व्यक्ति थे वो इसके अंदर मतलब सम्मिलित हुए थे। तो दोनों अलग अलग है। एग्जाम में यहाँ से संविधान में पूछा जा सकता है कि भाई आपका शिमला समझौता है वो कब हुआ था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। फ्रेंड्स देखते हैं, चलो आगे। अब देखो संविधान में लोग किस तरीके से आएंगे इसके बारे में भी तो कुछ डिसाइड होना चाहिए। संविधान सभा में लोग चुनाव की प्रक्रिया के बाद आएंगे, ये बात कही गई थी। मतलब संविधान सभा के अंदर जितने भी लोग होंगे वो चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही होंगे और जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। उस समय कितनी सीटें थी, तो टोटल 389 सीटें थी, जिसमें से 296 थी वो तो ब्रिटिश इंडिया की थी यानी कि ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें थी वो किसकी थी, अपनी देशी रियासतों की थी। संविधान सभा क्या होगी, आंशिक रूप से मनोनीत एवं निर्वाचित एवं मनोनीत होगी। और कहा गया था कि 10 लाख के ऊपर आपकी एक सीट है वो बन जाएगी, 10 लाख से नीचे आपकी कोई भी सीट नहीं बनेगी। पहले एंग्लो भारतीय कौन थे, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला फैक्ट है। तो फ्रैंक एंथनी हो जाएंगे, यानी फ्रैंक एंथनी जी थे पहले एंग्लो भारतीय हो जाएंगे। फारसी कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो पीएच मोदी साहब को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, पीएच मोदी को फारसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब संविधान सभा की आपको पता है कि भाई 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
यानी संविधान सभा उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। जो दूसरी बैठक होती है वो कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक वो कब होती है, तो वह आपकी होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष, जो आपकी पहली बैठक थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी अध्यक्ष जो 13 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक हुई थी, उसमें किसको चुन लिया गया था, तो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो आगे चलकर मतलब भारत के क्या बनते हैं, और राष्ट्रपति भी बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो बैठक में पहले दिन कितने लोगों ने भाग लिया था, तो बैठक के अंदर 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है तो टोटल 211 सदस्य हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट उस समय कौन बने थे, तो वाइस प्रेसिडेंट इसमें बने थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। ये मतलब संविधान सभा बनी थी तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट बने थे। संवैधानिक सलाहकार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बी.एन. राव क्या थे भारत के संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव, इसके बारे में बहुत से एग्जामों में पूछा गया। इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव जी हो जाएंगे। उसके पश्चात आपको मैंने बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा गया और 22 जनवरी 1946 को इसे अपना लिया गया था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, इनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव हो प्रस्तुत किया जाता है, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है, भारतीय संविधान के अंदर अपना लिया जाता है। अब उस समय समितियां कितनी बनी थी, देखो उस समय मुख्य रूप से आपकी समितियां बनी थी, जो मुख्य समिति थी वो बनी थी 8 और लघु समितियां थी वो आपकी 13 थी। ज़्यादातर आपसे एग्जाम में मुख्य समितियों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सबसे पहले देखते हैं संघ संविधान समिति। देखो संघ बनाने का काम किसका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। तो संघ संविधान समिति और राज्य से मिलकर ही तो संघ बनता है, तो राज्य की समिति के अध्यक्ष वो भी कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नियम समिति। देखो नियम समिति को नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बनाए गए थे। तो नियम और संचालन समिति के कौन हो जाएंगे, देखो नियमों का संचालन कौन करेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर देंगे। तो नियम और संचालन समिति के कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगी। अगर आपको पूछे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार उप समिति के, तो आपसे आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। मूल अधिकार उप समिति के कौन होंगे, तो मूल अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी जी हो जाएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन होंगे, तो अल्पसंख्यक जो उप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। प्रांतीय समिति के, देखो प्रांतीय समिति पूछे मौलिक अधिकारों की उप समिति पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ और राज्य से संबंधित पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप पूछ ले तो अपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। संविधान सभा की सदन समिति पूछे तो आपके बी पटाभी सीतारमैया जी हैं, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। यानी कि संविधान सभा की जो सदन समिति है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बी पटाभी सीतारमैया। मसौदा या प्रारूप समिति के मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जो मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। इस चीज़ के बारे में मैंने बता दिया था। अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि भाई भारत का संविधान के अंदर मतलब इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से एग्जाम में एक तो प्रारूप समिति वाला, एक संघ संविधान वाले मतलब जवाहरलाल नेहरू वाले मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर याद रख देना। बाकी एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से आप लोग देख सकते हो। भारत का क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस चीज़ के बारे में जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो उस समय भी बताया था कि जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समय कितना लगा था, देखो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। खर्च कितना लगा था, तो देखो भारतीय संविधान बनाने में 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। 26 नवंबर 1949 को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था, संविधान दिवस है वो लागू हुआ था। बचा हुआ संविधान कब लागू हुआ था, तो बचा हुआ संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान सभा का जो सौंदर्यीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था, देखो एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का सौंदर्यीकरण है वो नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया था।
और राम मनोहर सिन्हा इनके द्वारा किया गया था। संविधान बनाना किसका काम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनका प्रमुख काम था कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाए। सामान्य कानून बनाना किसका था? तो गणेश वासुदेव मावलकर का हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भाई सामान्य कानून बनाना किसका काम था? तो गणेश वासुदेव मावलकर जी को हो जाएगा। हमारे संविधान का ध्वज को कब अपनाया गया था? एग्जाम में पूछा गया 22 जुलाई 1947 को भारतीय जो ध्वज है उसको अपना लिया गया था। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? जनगण मन और वंदे मातरम है। अध्यक्ष कौन बने थे? HVR लेंगर। भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था? देखो हाथ से अंग्रेजी के अंदर तो लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और हिंदी के अंदर किसने लिखा था? तो वसंत कुमार वेद ने। तो अंग्रेजी में किस प्रकार की लैंग्वेज है? प्रेम जैसी लैंग्वेज है। तो प्रेम को किससे हो गया था? बिहारी से। तो मतलब अंग्रेजी में भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा और हिंदी में वसंत कुमार वेद जी के द्वारा लिखा गया था। अब देखते हैं उस समय मतलब भारतीय संविधान था उसमें अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 3 अनुसूचियाँ थी। संविधान बना था तब अपने पास 395 तो अनुच्छेद थे और इसके अलावा 8 अनुसूची और 22 भाग हो जाएंगे। तो हमारा संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और इसके अंदर 22 भाग थे। अब संविधान के स्रोत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संविधान के स्रोत में अब देखते हैं सबसे पहले कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। देखो ब्रिटेन से हमने लिए एक तो संसदीय व्यवस्था यानी कि जो संसदीय व्यवस्था वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। एक मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि मंत्रिमंडल प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। विधायी शक्तियाँ यानी कि विधायी शक्तियाँ देखो संसद से रिलेटेड जितने भी हमने फैक्ट लिए हैं ना वो ब्रिटेन से लिए है। एकल नागरिकता है अपने भारत के अंदर एकल नागरिकता है ये भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। बाकी मतलब जैसे यूएस से हो गया तो वहाँ पर हम दोहरी नागरिकता रख सकते हैं। परमाधिकार सीट है तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। द्विसंसदवाद यानी कि 2 संसद वाद यानी कि लोकसभा राज्यसभा वगैरह ये सब हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। यानी कि संसद से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं और एकल नागरिकता हो गई ये सब चीज़ें हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने ब्रिटेन से ही ली हैं। अब देखते हैं कि भाई इसके अलावा और क्या लिया है। तो राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाममात्र महत्व है ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि पावर वाली चीज़ें। वैसे भी अमेरिका आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि भाई कभी किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, कभी चाइना पर 100% लगा रहा है, कभी भारत पर 50% लगा रहा है। तो मतलब पावर है यार अगले के पास तभी तो मतलब ऐसी चीज़ें कर रहा है वरना और कोई देश ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा। तो भाई पावरफुल है तो ये याद रखो कि पावर वाली चीज़ें उसके द्वारा ही ली गई हैं। जैसे मूल अधिकार भाई मूल अधिकार अपने देश में अपने पास जो मूल अधिकार है पावरफुल चीज़ ही तो है। हम जो नागरिक है भारतीय उनके पास है तो ये हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी पावरफुल है। आपको भी पता होगा कि भाई न्यायपालिका अपने आप में पावर वाली चीज़ है। न्यायिक पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन का सिद्धांत है। उपराष्ट्रपति का पद पावर वाली चीज़ ही तो है, छोटी चीज़ थोड़ी यार उपराष्ट्रपति का पद भी। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब आप बताओ कि हाल फिलहाल के अंदर अपने उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ के बाद में बने हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग भी मतलब ऐसे तो कोई व्यक्ति चला नहीं सकता। तो मतलब वो महाभियोग चलता पावर वाली चीज़ें तो है तो वो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। एक तो राष्ट्रपति का महाभियोग, एक उपराष्ट्रपति का पद और एक मूल अधिकार। ये एग्जाम में जरूर पूछता है, इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब देखते हैं आयरलैंड। देखो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से राज्य के सदस्यों का नामांकन है वो कहाँ से ले लिया? आयरलैंड से ले लिया। इसमें और कोई पूछे ना पूछे लेकिन ये चीज़ें हैं ये जरूर पूछती है। इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से ली है। कनाडा। देखो कनाडा में अपने सरदार लोग रहते हैं और सरदार लोग क्या करते हैं कि संघ बनाकर रहते हैं। तो संघ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जैसे संघीय व्यवस्था हो गई तो वो हमने कहाँ से ले ली? कनाडा से ले ली। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तो संघ के द्वारा ही तो की जा रही है तो मतलब राज्यपालों की नियुक्ति तो वो भी हमने कहाँ से लिया? तो कनाडा से ले ली। फ्रांस से हमने क्या लिया है? देखो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा ले लिया। स्वतंत्रता बंधुता के आदर्श है वो हमने कहाँ से लिया? तो फ्रांस से ही हमने स्वतंत्रता बंधुता के आदर्श लिए
लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो समवर्ती सूची ली है। क्या लिया? समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से ही हमने समवर्ती सूची ली है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 108 के तहत आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो वो भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? देखो जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। क्या लिया? आपातकाल है। ये कहाँ से लिया है हमने? जर्मनी के द्वारा से ये हमने आपातकाल लिया है। हिटलर याद होगा आपको, जर्मनी का ही था, तो वहाँ से आपात वाली चीज़ें वो कहाँ से ले ली? जर्मनी से। तो जर्मनी से हमने क्या ले लिया? आपातकाल ले लिया। अब देखते हैं अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका में मतलब संशोधन ज़्यादा होते हैं, तो संविधान संशोधन हमने कहाँ से ले लिया? अफ्रीका से ले लिया। राज्यसभा की के सदस्यों का निर्वाचन है वो भी कहाँ से लिया? हमने अफ्रीका से ही लिया है। रूस, रूस भी मतलब दूसरा पावर वाला देश है, आपको पता है भाई अमेरिका के 50 पावर वाला देश कौन है? रूस भी अपने आप में पावर वाला देश है। तो प्रस्तावना यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना वो कहाँ से लिया हमने? रूस से। और मौलिक कर्तव्य ये भी आर्टिकल नंबर 51A के तहत आपके जोड़े गए थे, तो वो भी हमने क्या से लिया है? रूस से लिए हैं। जापान द्वारा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, और कोई तीसरी चीज़ हमने जापान से ली भी नहीं, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संविधान की अनुसूचियाँ हो गई, वो भी हमने कहाँ से लिए? सॉरी, ये सब चीज़ें वो यहाँ से लिए। अब हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। देखो मूल संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में ये अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी है? तो 12 अनुसूचियाँ वो हो चुकी हैं। देखो पहली अनुसूची ये किसके बारे में बताती है हमें? तो पहली अनुसूची है किसके बारे में बताती है? पहली अनुसूची कहती है कि यार भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत का राज्य क्षेत्र और राज्य केंद्र शासितों की सूची है वो प्रथम अनुसूची में पता चलता है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि यार भाई आपने राज्य वगैरह ये सब तो डिसाइड कर लिए, अब इन लोगों को वेतन एवं भत्ते भी तो देने पड़ेंगे। तो दूसरी बोली कि भाई दूसरी अनुसूची ने क्या कह दिया कि आप वेतन भत्ते दे दो। तीसरी अनुसूची क्या दे दी? भाई वेतन भत्ते तो ठीक है आप लोगों ने दे दिए, लेकिन भाई शपथ वगैरह ये चीज़ें ये भी तो हमें ही देनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी इनको। तो तीसरी अनुसूची में शपथ को डाल दिया। चौथी अनुसूची में क्या कहा कि भाई ठीक है शपथ वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, अब राज्यसभा व राज्य संघ में मतलब सीटों का बंटवारा भी तो करना पड़ेगा। अब चौथी अनुसूची में बोल दिया भाई सीटों का बंटवारा कर दो इन लोगों का। पांचवी अनुसूची में बोला भाई अब अनुसूचित मतलब जनजाति वगैरह क्षेत्र वगैरह इनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, तो इसके बारे में पांचवी में छोड़ लिया। छठी में बोला कि भाई अब इसके अंदर मिजोरम आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ प्रशासन वगैरह कुछ तो मतलब उन ट्राइबल एरिया के अंदर स्थापित करना पड़ेगा। बोले ठीक है छठी अनुसूची में इनको डाल दो। सातवीं अनुसूची में देखो, सातवीं अनुसूची में बोला कि भाई ठीक है अनुसूची पढ़ रहे हैं तो सातवीं में हम क्या कर देते हैं कि सभी की सभी जितनी भी अनुसूचियाँ उन सभी को हम किस में डाल देते हैं? सातवीं अनुसूची के अंदर डाल देते हैं। तो सातवीं अनुसूची में हमने तीनों अनुसूचियां यानी कि संघ सूची जिसके ऊपर केंद्र सरकार का अधिकार होता है कानून बनाने का, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है, समवर्ती सूची जिसमें दोनों का अधिकार होता है, तो वो अपने पास सातवीं अनुसूची में। अपने राजस्थान का एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि यार ये वन क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है? तो वो अपने इस सातवीं अनुसूची का एक विषय है जिसमें अपनी समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार है दोनों अपना कानून बना सकती हैं। आठवीं अनुसूची में बोले ठीक है भैया आपने अनुसूचियाँ बना ली, अब थोड़ा बहुत तो भाषा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बोले सब के सब 22 भाषाएं वर्तमान में, वो किस में डाल दो? आठवीं अनुसूची में डाल दो। नौवीं अनुसूची में भाई भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून वगैरह ये सब कुछ डाल दिया। और 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाई गई थी। 10वीं अनुसूची में क्या लगाई गई थी? दल बदल पर रोक लगाई गई थी। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है, 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची तो पंचायत के कार्य क्षेत्र से संबंधित विषय मतलब पंचायती राज वगैरह ये सब के सब दे दिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लगा था। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन ये इसके अंदर 12वीं अनुसूची के अंदर आ जाएगा। उस समय 18 विषय थे। तो उम्मीद करता हूँ अनुसूची आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि भाई आपके अनुच्छेद और संविधान के भाग वो देखते हैं। सबसे पहले देखो हमारे संविधान है, संविधान के अंदर कितने भाग है? संविधान का भाग 1 हमें कहता है वर्तमान में संविधान के अंदर 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन वैसे 22 भाग ही थे। तो संविधान का भाग 1 है वो क्या कहता है?
संविधान का भाग 1 कहता है कि भाई संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी कि भारत है वो संघ व राज्य क्षेत्र, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर और 4 तक आपके संविधान के भाग 1 के अंदर आ जाएंगे। संविधान का भाग 2 किससे के बारे में कहता है? संविधान का भाग 2 आपको नागरिकता के बारे में बताता है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक आता है। संविधान का भाग 3 किसके बारे में बताता है? तो ये मूल अधिकार के बारे में बताता, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आता। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%। संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं तो उसके बारे में, जो हमने आयरलैंड से लिए थे 36 से 51 तक, इसके अंदर पता चलता है। संविधान के भाग 4A के अंदर आर्टिकल 51 ये आता है जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता चलता है। संविधान के भाग 5 के अंदर संघ के अनुच्छेद, जिसमें आपके राज्यपाल महोदय जी आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह, ये आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक चलेंगे। संविधान के भाग 6 में आपको पता है कि राज्य अनुच्छेद आ जाएंगे 152 से 237 तक, जिसमें राज्यसभा आ जाएगी और विधान परिषद, विधानसभा और आपके राज्यपाल महोदय जी, राजस्थान हो गया, फिर अन्य स्टेट हो गए, उनके उच्च न्यायालय हो जाएंगे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। संविधान का भाग 7 है, ये पूर्व में था, वर्तमान में 1956 में इसे हटा दिया गया था। संविधान का भाग 8 है, वो संघीय क्षेत्र जो 239 से 242 अनुच्छेद तक आपको देखने को मिलता है। संविधान का भाग 9 ये एग्जाम में पूछा जाता है, नगर पंचायतों से संबंधित हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 243 से 243O तक हो जाएगा। और 9A है जो कि आपकी नगर पालिकाओं के बारे में बताता है, यह आपके 243B से 243ZG तक हो जाएगा। 9B है वो सहकारी समितियों से संबंधित है, जो आपके 243ZH से लेकर 243ZT तक हो जाएगा। संविधान का भाग 10 ये आपके अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 244 में आ जाएगा। संविधान का भाग 11 तो ये संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है, आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263 तक पढ़ते हैं। संविधान के भाग 12 इसमें वित्त संपत्ति, अनुबंध, वाद विवाद के बारे में पता चलता है, आर्टिकल नंबर 264 से 300A तक पता चलता है। संविधान का भाग 13 जिसमें भारत क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य की सुविधा हमें देखने को मिलती है, और संविधान के भाग 13 के अंदर देखने को मिलती है, 301 से 307 है। संविधान का भाग 14 जरूर याद रख लेना, क्योंकि इसके अंदर आपका आता है आर्टिकल नंबर 308 से 323 तक, जिसमें आपकी क्या हो जाती है, इसमें वो आपकी सिविल सेवा वाली सर्विसेज होती है, वो सब के सब इसी के अंदर आते हैं। 14A में क्या पता चलता है, तो 14A जो 323A से 323B तक है, जिसमें न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा के लिए होते हैं। मतलब 15 क्या बताता है, देखो 15 इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता, आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक आता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि चुनाव आयोग का किस में उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 324 में, तो संविधान के भाग 15 में हो जाएगा। और संविधान के भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, जो मतलब अनुच्छेद 330 से 342 तक हो जाएंगे। संविधान का भाग 17 भी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, देखो 14 15 जरूर याद रखना, फिर आप 17 याद रख लेना, क्योंकि इसमें हमारी राजभाषा आ जाती है जो हिंदी है, आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक। संविधान का भाग 18 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आपात प्रबंध, जिसमें आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक, जिसमें 352 356 360 इन सभी के बारे में पढ़ते, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, इन सभी के बारे में इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। वित्त आपात 360 हो जाता है। और इसके बारे में आप लोग कमेंट में मुझे बताना कौन कौन से 352 में कौन सा आपात, 356 में कौन सा और 360 में कौन सा आपात लगता है। भाग 19 मतलब 361 से 367 तक, जिसमें आपके विविध हो जाते हैं। भाग 20 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया, आर्टिकल नंबर 368 जो कि आपके संविधान संशोधन के बारे में बताता है। भाग 21 तो भाग 21 मतलब अस्थायी है। और भाग 22 है, इसके अंदर मतलब लघु शीर्षक वगैरह 393 से 395 अनुच्छेद तक हो जाएगा। वर्तमान में मतलब 400 प्लस अपने अनुच्छेद हो चुके हैं, और 25 भाग है वो मतलब भारतीय संविधान के अंदर हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और मेरा वादा है एग्जाम में यहाँ से आपकी हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलते हैं, तो इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक, जो कि संविधान का भाग फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें संघ है उसके राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं। देखो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 1 हमें कहता है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत है अपना भारत देश है वो क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल नंबर
1 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि संसद नए राज्यों को शामिल कर सकती है। यानी कि आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है कि संसद के पास ये अधिकार होता है कि यार वो नए राज्यों को सम्मिलित कर सकती है। ये किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 2 के अंदर उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो आर्टिकल नंबर 3 कह रहा है कि संसद राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि नए राज्य भी बना सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यह आपके आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है। और आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि भाई उपरोक्त कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी कि ये सब कुछ अगर संसद करती है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत और राज्यों का एक संघ होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है? संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है। संसद के पास ये विशेष अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, जिसमें मतलब राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 3 के तहत दिया गया है। अब देखते हैं संविधान का भाग 2, जिसमें नगर पालिका हम पढ़ते हैं, सॉरी नगर पालिका नहीं, नागरिकता को पढ़ते हैं। क्या नगर पालिका आ गए यहाँ से? तो नागरिकता को पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी आएंगे, उनको अच्छे से देख लेना। देखो आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता का अधिकार बताता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो नागरिकता के अधिकार है उसके बारे में कौन बताता है? तो आर्टिकल नंबर 5 बताता है। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। यानी कि पाकिस्तान से आए लोग थे, उनकी नागरिकता के बारे में है वो कौन बताता है? तो आर्टिकल नंबर 6 है, वो अपने पास बता देता है। आर्टिकल नंबर 7 किसके बारे में बताता है? देखो पाकिस्तान जाने और वापस लौटने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। देखो भाई अच्छे से देख लेना। देखो 5 किसके बारे में बताता है? तो भाई संविधान लागू होने के समय नागरिकता का अधिकार। 6 मतलब पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देना। 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से फिर वापस लौट जाते हैं उनको नागरिकता। और 8 क्या कहता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में बताता है। यानी कि जैसे अभी मतलब विदेश के अंदर कोई भी भारतीय रहता है तो उनकी नागरिकता के बारे में कौन बताता? आर्टिकल नंबर 8 ही बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि भाई विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 8 बताता है। 9 क्या कहता है कि विदेशों में नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता वो समाप्त हो जाएंगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, 9 और 8। 9 तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, उनकी भारतीय नागरिकता वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में बताता है। यानी कि जो नागरिकता के अधिकार होते हैं उनकी निरंतरता के बारे में। 11 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 9 ये जरूर याद रख लेना। और चाहे याद रखो 9 तो इसलिए क्योंकि भाई कोई भी भारतीय है अगर वो विदेश में रहने लग जाए तो स्वतः ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, और नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 11 के तहत संसद को प्रदान किया गया है। ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, जो कि हमारे मूल अधिकार है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अमेरिका से लिया है। देखो आर्टिकल नंबर 12 है ये, बस ये पार्ट अच्छे से देख लेना क्योंकि एसएससी की तो ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। अभी हाल फिलहाल में एमटीएस की एग्जाम होने वाली है, उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको तो अच्छे से आप लोग देख ही लेना। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक देखिए, इसमें राज्य की परिभाषा मिलती है आपके आर्टिकल नंबर 12 के अंदर। यानी कि अनुच्छेद नंबर 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा है वो क्या होगी। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि संविधान के विरुद्ध कानून जितने भी होंगे उनको शून्य माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 12 तो कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, और 13 कहता है कि संविधान के विरुद्ध जितने भी कानून होंगे उनको शून्य माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक देखते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक इसमें हमने देखते हैं तो कानून के समक्ष समानता के बारे में, यानी कि समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आपको देखने को मिलता है। इसमें आर्टिकल नंबर 14 है, ये क्या बताता है? तो कानून के समक्ष समानता है वो आर्टिकल नंबर 14 बताता है। यानी कि कानून के समक्ष क्या समानता होगी वो हमें कौन बताता? आर्टिकल नंबर 14 बताता है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, इनके
आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि सार्वजनिक रोजगार हो गए उसके अंदर सभी को समान अधिकार है वो प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 17 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि जितनी भी उपाधियां उनका अंत करो। पहले के समय में देखा होगा कि भाई गांधी जी को अंग्रेजों ने उपाधि दे दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि का त्याग किया था। तो ये मतलब उपाधियां हैं, इनका अंत का किसमें कहा गया? आर्टिकल नंबर 18 के अंदर कहा गया है। समानता के अधिकार में मैंने 4-5 बताया, 14 से लेकर 18 तक। 14 बोल रहा है, 14 हमें क्या बोलता है? 14 हमें ये बोलता है कि भाई आपके कानून के समक्ष समानता क्या होगी। 15 बोलता है धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 बोलता है आपको कि सार्वजनिक रोजगार के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, उनमें समान अवसर दिए जाएंगे। 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत करो और 18 बोलता है उपाधियों का अंत करो। 19 से 22 है, इसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ेंगे। देखो 19 से 22 में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 पढ़ते हैं। जिसमें 19 में हमें बताया गया कि स्वतंत्रताएं कौन कौन सी प्रदान की जाती है। हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है, जिसमें आपको एग्जाम में 19 से 20 टाइप से भी देखने को मिलता है। जिसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की, ये सब स्वतंत्रता हमें इसी के अंदर प्रदान की जाती है आर्टिकल नंबर 19 के तहत है। जब भी मतलब आपका आपातकाल लगता है तो सबसे पहले मतलब यही आर्टिकल वो निलंबित किया जाता है। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? देखो 20 हमें कहता है कि दंडात्मक मामलों के अंदर संरक्षण, यानी कि दंड देने वाले मामलों के अंदर किस प्रकार से संरक्षण किया जाएगा, वो आर्टिकल नंबर 20 बताता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या बताता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 बताता है। आर्टिकल नंबर 21 से क्या बताता है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी, वो आर्टिकल 21 बताता है। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा है वो कौन प्रदान करेगा। देखो आपको 20 तो 21 22 में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। 20 तो दंडात्मक मामलों के अंदर, यानी 20 है वो तो दंडात्मक मामलों में संरक्षण देगा, और 22 है वो गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा देने का कार्य है वो आर्टिकल नंबर 22 प्रदान करेगा। यानी कि जब भी आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आप हिरासत में आपको मतलब जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो आर्टिकल नंबर 22 के तहत ही की जाती है। और आपका आर्टिकल नंबर 21 है, यह मतलब आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। अब पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 और 24 हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि मानव तस्करी और बेगार पर का निषेध होगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है कि भाई मानव तस्करी और बेगार है इसके ऊपर पूर्ण रूप से निषेध होगा। आर्टिकल नंबर 24 कहा गया है कि भाई बच्चों से खतरनाक कार्य करवाने के अंदर भी मतलब निषेध बताया गया है। तो भाई बच्चों से खतरनाक कार्य वगैरह न कराया जाए, इसके ऊपर निषेध आर्टिकल नंबर 24 के तहत कहा गया है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर हमें धर्म से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 25 से वो क्या कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता वो क्या होगी, इसके बारे में कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 25 ही है, वो हमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 26 है वो क्या बताता है? तो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता वो कौन बताता है? तो आर्टिकल नंबर 26 है वो धार्मिक स्वतंत्र जो संस्थाएं होती हैं उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 तो धर्म की स्वतंत्रता दे दी, और 26 बोलता है कि भाई कोई भी भारतीय धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनका प्रबंधन कर सकता है, वो 26 के अंदर पता चल गया। आर्टिकल नंबर 27 है वो किसके बारे में बताता है? तो जितने भी लोग हैं उनको धार्मिक प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाएगा। यानी कि भारत में रहने वाले जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनको धार्मिक प्रचार करने के लिए किसी प्रकार का भारतीय सरकार के द्वारा कोई कर नहीं लिया जाएगा, ये 27 में कहा गया है। और 28 बोल रहा है मैं कि भाई आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निषेध होगा। तो धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के हो गए भाई। 28 तो कहता है कि धर्म से संबंधित किसी प्रकार की शिक्षा वो शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं दी जाएगी। 27 कहता है कि धार्मिक प्रचार के लिए कोई कर नहीं लिया जाएगा। 26 कहता है आपकी कि भाई कोई आप संस्था की स्थापना कर सकते हो। और जो 25 है वो कहता है धर्म से संबंधित आपको मतलब जानकारी देता है। आपका अगला अधिकार आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो आपका 5वां अधिकार है। आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की मतलब संस्कृति की रक्षा की जाएगी, वो आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है क्योंकि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 30 है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया है।
एक आपका आर्टिकल 31 था, जिसे मतलब संपत्ति का अधिकार दिया गया था। पहले था ये अधिकार, अब वर्तमान में इस अधिकार को हटा दिया गया है और 300 क के अंदर इसे डाल दिया गया है। अगला आता है आपका लास्ट अधिकार है, छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है जो मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु हम सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर याचिका दायर कर सकते हैं, उससे संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलो अब देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 के अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उल्लेख है, देखो ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक हमें दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक दिया गया है। आर्टिकल नंबर 36 है वो क्या कहता है, तो ये परिभाषा देता है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है कि ये परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी कि राज्य के कर्तव्य के बारे में कौन बनाता है, यही बताता है। आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है कि सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, यानी कोई भी मतलब हम देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था करते हैं तो उसको प्रोत्साहन कौन देता है? आर्टिकल नंबर 38 देता है। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है कि पुरुष या महिला है वो मतलब समान वेतन के हकदार होंगे। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 39 से गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता कौन देता है? तो आर्टिकल नंबर 39 से है यही गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, तो ये हमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। बार बार एसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 41 है, जिस प्रकार से 39 वेतन से संबंधित था, आर्टिकल नंबर 41 है उस कार्य शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 22 है 42 है, ये किसके बारे में बताता है? तो निःशुल्क प्रसूति सहायता या मातृत्व राहत जैसी सुविधा वो आर्टिकल नंबर 42 प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 43 है वो श्रमिकों के लिए मतलब आजीविका का अधिकार प्रदान करता है। इसमें 43 है वो उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी होगी, किस आर्टिकल के तहत बताया गया? आर्टिकल नंबर 43A के तहत। आर्टिकल नंबर 44 इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के बारे में आर्टिकल नंबर 45 में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण आदि से संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 47 है तो ये पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 48 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कृषि व पशुपालन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 48। और आर्टिकल नंबर 48A भी इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण एवं वनों की रक्षा से संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है? तो राष्ट्रीय महत्व यानी कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा है वो भी किस में आ जाएगी? आर्टिकल नंबर 49 में आ जाएगी। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना ही आपका आर्टिकल नंबर 50 कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 51 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताता है। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक तो 39 याद रख लेना जिसमें वेतन वगैरह के बारे में बताया जाता है, एक आप याद रख लेना इसमें 42 का जिसमें प्रसूति सहायता, एक आप 43 का भी याद रख लेना जिसमें उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, एक 44 समान नागरिक संहिता याद रख सकते हो, और एक इसके पश्चात 48 पर्यावरण से संबंधित, 49 याद रख लेना जिसमें स्मारकों का संरक्षण, 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करना, और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में बताता है। इसके बारे में आप अच्छे से याद जरूर रखना। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 51A जो संविधान के भाग 4A में आता मूल कर्तव्यों के बारे में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इसके अंदर उल्लेख किया गया है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल नंबर 51A है तो इसके अंदर पढ़ते देखो मौलिक कर्तव्यों को हम किसके तहत जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। किसके तहत जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़े गए थे। प्रारंभ में अपने कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, जिसके पश्चात एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ने के पश्चात आपका 11 मौलिक कर्तव्य हो गया था, जिसमें आपको पता होगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला था। जैसे संविधान का पालन करना है भी मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य होगा। तो ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्यों के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
अब आता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 100 तक, जिसमें आपके संघ आ जाता है, प्रेसिडेंट यानी कि अपने राष्ट्रपति महोदय जी, और संसद हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इनसे संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 71 तक अपने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 52 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी किस आर्टिकल में कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, तो आर्टिकल नंबर 53 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल नंबर 54 हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 55 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 56 है, वो किसके बारे में बताता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है उसके बारे में बताता है। 57 है, पुनर्निर्वाचित होने के 58 राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं। 59 है, वो राष्ट्रपति के लाभ के पद व वेतन के बारे में बताता है। 60 पद ग्रहण के लिए शपथ और 61 महाभियोग बताता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, राष्ट्रपति के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति उसमें निहित होगी। 54 क्या कहता है कि उसका निर्वाचन कर दो। 55 क्या कहता है, तो 55 कहता है उसके चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी। 56 क्या कहता है कार्यकाल कितना होगा, चुनाव करवा दिया तो कार्यकाल भी तो देखना पड़ेगा। और 57 क्या कहता है उसे पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता देख लो। 59 क्या कहता है तो उसके लिए लाभ पद वेतन के प्रावधान। 60 उसकी शपथ के बारे में और 61 उस पर महाभियोग के बारे में। 62 आपको किसके बारे में बताता है, तो 62 आपको रिक्त स्थिति में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि वह राज्यसभा का सभापति के रूप में नियुक्त होगा। आर्टिकल नंबर 65 कहता है कि राष्ट्रपति की जब उपस्थित नहीं होगा तब कौन कार्य करेगा, आपके उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे। 66 कहता है ठीक है भाई कर लेंगे लेकिन उसका निर्वाचन भी होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। 67 कहता है कि उसका कार्यकाल वो 5 वर्ष का होगा। और 68 क्या कहता है, 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचन का प्रावधान है। 69 क्या कहता है कि भाई वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। 70 क्या कहता है अन्य व्यवस्था। 71 क्या कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद, ये सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे संसद संघ विधायिका, जो आर्टिकल नंबर 72 से लेकर आर्टिकल नंबर 100 तक चलती है, यानी कि संसद हो गया, संघ विधायिका हो गया, या आर्टिकल नंबर 72 से 100 तक चलेगी। देखो सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में। राष्ट्रपति की दया याचिका संबंधी शक्तियाँ होती है कुछ तो इसके अंदर, जिसमें आर्टिकल नंबर 72 क्या प्रदान करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है वो प्रदान हो। तो ये आज का हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक पार्ट के अंदर इतना लंबा वीडियो है फ्रेंड्स, वो अच्छी क्वालिटी के साथ मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 2 पार्ट के अंदर वीडियोज आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में बैठ गई होंगी। एग्ज़ाम का ये मानकर चलो 50% पार्ट है जहाँ से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो मैंने करवा दिया। अब 50% पार्ट और बचा, वो मैं कल आपको कंप्लीट करा दूँगा। और फिर उसके पश्चात इंडियन पॉलिटी का संपूर्ण सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।